अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नसूह और सलीम की गुफ्तगू। हाफ़ चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमने स्टार्ट करना है पेज नंबर 30। तो पीछे हमने जो पढ़ा है उसमें बेटा जो है यानी सलीम वो अपने बाप को बता रहा है कि मुझे शतरंज पसंद नहीं है, ठीक है, या मुझे वो अच्छी नहीं लगती है और मेरा उसमें दिल नहीं लगता। तो बाप उसकी वजह पूछता है। तो बेटा कहता है कि मैं पसंद नहीं करता। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर से। बाप उसको कहता है चूँकि मुश्किल है, अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं, ठीक है। मुब्तदी को हाईलाइट करें, मुब्तदी कहते हैं या ना तजर्बाकार को, यानी बाप बेटे को कह रहा है चूँकि मुश्किल है इसलिए तुम्हें पसंद नहीं है, और अक्सर जो मुब्तदी हैं वो घबराया करते हैं। मुझको यकीन है कि गंजफ़ा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी, यानी गंजफ़ा तुम्हें अच्छा लगता होगा। गंजफ़ा जो खेल है वो बनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है, यानी कह रहे हैं कि वो शतरंज का जो खेल है, जो मुश्किल खेल है, उसकी निस्बत गंजफ़ा जो है वो काफ़ी आसान है और वो तुम्हें यकीनन अच्छा लगता होगा। बेटा हाँ, शतरंज की निस्बत कर गंजफ़ा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ, यानी वो कह रहा है कि शतरंज की निस्बत कर के साथ आगे 1 लिखा हुआ है और उसका मीनिंग जो है यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है। वो आप देखें कि आगरा और कानपुर दोनों इब्तदाई एडिशनों में निस्बत कर लिखा हुआ है। बनिस्बत की जगह ये मतरूक तरकीब नज़ीर अहमद के यहाँ भी कम देखी गई है, यानी इन 2 एडिशनों में निस्बत कर लिखा हुआ है और बनिस्बत की जगह ये तरकीब जो है ये नज़ीर अहमद के यहाँ भी कम ही नज़र आई है और ये किताब में भी सिर्फ 2 जगह पर नज़र आई है। यानी निस्बत कर से मुराद है उसकी निस्बत, ठीक है, बनिस्बत यानी एक की दूसरी के की निस्बत, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बाप हाँ, शतरंज में तबीयत पर ज़ोर पड़ता है और गंजफ़ा में हाफजे पर। हाईलाइट करें, शतरंज में किस चीज़ पर ज़ोर पड़ता है? तबीयत पर। हाईलाइट करें, और गंजफ़ा में किस चीज़ पर ज़ोर पड़ता है? हाफजे पर, ठीक है। हाफजा कहते हैं इंसान की जहानत जो होती है, और तबीयत कहते हैं यानी मिजाज पर, ठीक है। बेटा मेरी नापसंदीदगी का कुछ ख़ास कर यही सबब नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। बाप तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है, ताज्जुब हैरानी, और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असल सबब सुनना चाहता हूँ, यानी असली सबब, असली वजह। क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों में बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने ख़ुद तुमको हर तरह के खेलों में निहायत शौक़ के साथ शरीक होते देखा था। बेटा आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था। हाईलाइट कर लें, दीवाना बना रहता था, यानी ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछा जाता है कि खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था, तो सलीम दीवाना बना रहता था, ठीक है। अब वो बता रहे हैं मगर अब तो मुझको एक दिली नफ़रत हो गई है। बाप आखिर इसका कोई सबब ख़ास होगा, यानी कोई ख़ास वजह होगी। बेटा आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा। बाप वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, फिड्डी जूतियाँ पहने। फिड्डी जूतियाँ यानी ऐसी जूतियाँ जिनकी एड़ी बैठी हुई हो, मुंडे हुए सर यानी हजामत किए हुए सर, छोटे छोटे बाल, ऊंचे पजामे, नीची चोलियाँ। बेटा हाँ जनाब, वही 4 लड़के। बाप फिर? बेटा भला आपने कभी इनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है? बाप कभी नहीं। बेटा जनाब कुछ अजब आदत उन लड़कों की है, राह चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए, अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, उनको सलाम कर लेना ज़रूर। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं मगर कानो कान खबर नहीं, यानी बिल्कुल भी खबर नहीं है उनके वहाँ पे रहने की, हालांकि बहुत अरसे से वो इसी मोहल्ले में रह रहे हैं। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं, कोड़ियों लड़के यानी बेशुमार लड़के रहते हैं, लेकिन उनको किसी से कुछ वास्ता नहीं, वास्ता ताल्लुक़। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं, ना कभी लड़ते, ना कभी झगड़ते, ना गाली बकते, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते, ना किसी पर आवाज़ा कसते हैं। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं,
वहाँ भी उनका यही हाल है, कभी किसी ने उनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है। ये ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 1:30 बजे कितनी देर की छुट्टी होती है? 1 घंटे की। और 1 घंटे की छुट्टी कितने बजे होती है? 1:30 बजे। दोनों तरह से ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। लड़के खेल कूद में लग जाते हैं। ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। बाप: भला फिर बेटा। मंझला लड़का मेरा हम जमात है। हाईलाइट करें, हम जमात कौन है उसका? सलीम का मंझला लड़का। मंझला मतलब दरमियाना। एक दिन मेरा आमोख्ता याद ना था। आमोख्ता यानी पिछला सबक जो था, वो कह रहे हैं एक दिन मुझे याद नहीं था। मौलवी साहब नहायत नाखुश हुए, नाराज़ हुए और उसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया कि कमबख्त घर से घर मिला है, इसी के पास जाकर याद कर लिया कर। मैंने जो पूछा, क्यों साहब, याद करा दिया करोगे? तो कहा, बसर व चश्म। यानी अब सलीम बता रहा है कि मैंने फिर उस लड़के से कहा कि मुझे याद करवा दिया करोगे तुम काम। तो उसने कहा, हाँ भाई मैं हाजिर हूँ। बसर व चश्म यानी मैं राज़ी हूँ दिलो जान से। गर्ज़ में अगले दिन उनके घर गया, आवाज़ दी। उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया। देखा कि एक बहुत बूढ़ी सी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए क़िबला रू बैठी हुई कुछ पढ़ रही हैं। हाईलाइट करें, बूढ़ी औरत और कहाँ पर बैठी हैं? तख्त पर जाए नमाज बिछाकर किस तरफ रुख किया हुआ है? क़िबला रू, और कुछ पढ़ रही हैं। ये सारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वो इन लड़कों की नानी हैं। लोग उनको हज़रत भी कहते हैं। अब ये नानी को भी हाईलाइट करें और लोग उन्हें क्या कहते हैं? हज़रत भी। इसको भी हाईलाइट करें। मैं सीधा सामने दालान में अपने हम जमात के पास जा बैठा। हाईलाइट करें अपने हम जमात। दालान यानी सामने अंदर जो सहन है वहाँ जाके बैठ गया। जब हज़रत भी अपने पढ़ने से फारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा गो तुमने मुझको सलाम नहीं क्यों किया। गो अगरचे तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूर है कि मैं तुमको दुआ दूँ। जीते रहो, उम्र दराज, खुदा नेक हिदायत दे। उम्र दराज यानी खुदा लंबी उम्र दे। अब यहाँ मुसन्निफ़ ये बताना चाह रहे हैं कि जो तरबियत होती है वो क्या होती है, ठीक है। यानी वो बता रहे हैं कि बड़ी बी ने उस लड़के को शर्मिंदा भी किया कि तुमने मुझे सलाम नहीं किया, ठीक है, लेकिन मेरी जो है कि मैं तुम्हें दुआ दूँगी। उनका ये कहना था कि मैं गैरत के मारे ज़मीन में गड़ गया। ज़मीन में गड़ गया यानी मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और फ़ौरन मैंने उठकर नहायत अदब के साथ सलाम किया। तब हज़रत बी ने फरमाया, बेटा बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है। भले मानसों यानी शरीफ़ों का ये दस्तूर है, तरीक़ा है कि अपने से जो बड़ा होता है उसको सलाम कर लिया करते हैं। यानी बड़ी बी ने उसको सलीम को नसीहत की है कि बेटा ये शरीफ लोगों का तरीका यही है कि जब कोई उन्हें अपने से बड़ा नज़र आता है, कोई मिलता है, तो उसको सलाम कर लिया करते हैं, ठीक है। और मैं तुमको ना टोकती, ठीक है, यानी अब वो कह रही मैं तुम्हें टोकती ना, रोकती ना, लेकिन चूँकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, इस सबब से मुझको जता देना ज़रूर था। यानी अब वो कह रही हैं कि मैं तुम्हें कुछ ना कहती, ना टोकती, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, ठीक है, इस वजह से मुझे तुम्हें जता देना ज़रूरी था। जता देना यानी आगाह करना, तुम्हें बता देना ज़रूरी था। इसके बाद हज़रत बी ने मुझको मिठाई दी। हाईलाइट करें, मिठाई को अक्सर पूछा जाता है कि हज़रत बी ने क्या दिया। मिठाई दी और बड़ा इसरार करके खिलाई। इसरार करके यानी ज़िद करके। मुद्दतों में उनके घर जाता रहा। हज़रत बी भी मुझको अपने नवासों की तरह चाहने और प्यार करने लगीं और मुझको हमेशा नसीहत किया करती थीं। तभी से मेरा दिल तमाम खेल की बातों से खट्टा हो गया। दिल खट्टा हो जाना मुहावरा है और मतलब है कि दिल उचाट हो गया, यानी दिल बुरा हो गया। तो चैप्टर जो है ये ख़त्म हुआ। माखज़ जो है वो तौबतुन नसूह है और इसकी डायरी भी यही है कि आपने बुक रीडिंग करनी है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।